नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की भौतिक प्रदेश, और राजस्थान की भौतिक प्रदेश में हम पढ़ रहे थे 14 पॉइंट, लगभग 14 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। और देखिएगा, अब हम सभी विद्यार्थी एक बार, जय हिंद सभी विद्यार्थियों का। हमने देखो कितने पॉइंट पढ़ लिए थे, मैं एक बार उस पीडीएफ में देखता हूँ जो कल डाली थी उसमें। हाँ, 14वां पॉइंट चल रहा है। 14 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे थार के मरुस्थल का वर्गीकरण, और राजस्थान में इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो देखिए 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है, समझो बात को। राजस्थान में 14 नंबर पॉइंट है, राजस्थान में थार के मरुस्थल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। ये पढ़ रहे थे वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण में हमने पढ़ लिया था, एक तो कौन है, शुष्क है। एक तो शुष्क मरुस्थल है, और एक कौन है, अर्ध शुष्क है। और शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को हमने पढ़ा था। इसके कितने भाग हैं, इसके 4 भाग हैं। ठीक है, और इसके कितने भाग है बेटा, 2 भाग है। इसके बालू का पढ़ेंगे एक एक को। बालू का बालू का मुक्त प्रदेश, एक बालू का युक्त प्रदेश। ठीक है, बालू का मुक्त प्रदेश। ठीक, एक है बालू का युक्त प्रदेश। युक्त का मतलब क्या होता है कि इसमें बालू का है, मुक्त जिसमें बालू का नहीं है। ठीक है, तो बालू का युक्त प्रदेश। ठीक है, 2 इसमें थे। इसमें थे घगर नदी बेसिन। घगर नदी घगर नदी का जो बेसिन था। अच्छा, घगर नदी के बेसिन के बाद में इसमें क्या था बेटा, शेखावाटी प्रदेश था। शेखावाटी शेखावाटी प्रदेश था। ठीक है, इसके बाद में इसमें नागौरी नागौरी उच्च भूमि थी। हम पढ़ेंगे आज डिटेल से नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, इसके बाद में इसमें बेटा और क्या था, इसमें एक लास्ट था लोनी बेसिन या गोड़वाड़ गोड़वाड़ प्रदेश था। ठीक है, ये था। और देखिएगा, मैंने ये भी बता दिया था आपको कि शुष्क मरुस्थल अर्ध शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेमी वर्षा रेखा है। 25 सेमी वर्षा रेखा इन दोनों मरुस्थलों को 2 अलग अलग भागों में बांटती है। ठीक है, अब हम एक एक मरुस्थल को पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल में देखिएगा, शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे। क्या विशेषता बेटा शुष्क मरुस्थल की, शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे। ठीक है, शुष्क मरुस्थल में देखिएगा, ये राजस्थान है, और राजस्थान में शुष्क मरुस्थल की बात करें। ठीक है, आज शुष्क मरुस्थल की हम बात करेंगे। ठीक है, करें बात। ठीक है, देखिए ये अरावली है, इसका विस्तार यहाँ ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा, ऐसे मध्य में कम है। ये अरावली है। अब आप देखिएगा शुष्क मरुस्थल की क्या विशेषता है। जो रेड क्लिप रेखा की सारे सारे वही शुष्क मरुस्थल है, यही वो मरुस्थल है वो शुष्क है। यही मरुस्थल है जो क्या है, शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, इस मरुस्थल की क्या विशेषता है, इसकी देखिएगा, आप खुद देखिएगा। यहाँ यहाँ की जलवायु जलवायु यहाँ की जलवायु अति विषम जलवायु है। अति विषम जलवायु है। विषम जलवायु है यहाँ की। जलवायु अति विषम जलवायु है। और यहाँ वर्षा देखिएगा, वर्षा 0 से 20 सेमी वर्षा होती है, क्योंकि 25 सेमी वर्षा रेखा इनको 2 बराबर भागों में बांटती है। 25 सेमी वर्षा रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 0 से 20 के बीच में, 0 के 20 के बीच में है वो मरुस्थल है। और ठीक है, यही यही महान मरुस्थल में आता है। यही महान मरुस्थल है मरुस्थल है यही महान मरुस्थल है। इसमें बालू का सर्वाधिक है ना। ठीक है, बालू का इसमें सर्वाधिक है। बालू का सर्वाधिक है। ठीक है, और यहाँ की जलवायु कैसी, विषम जलवायु है। और देखिएगा, हाँ, वर्षा की बात करें तो 0 से 25 सेमी वर्षा है शुष्क मरुस्थल में। ठीक है, हाँ। और इनमें सबसे कम वर्षा इसी में होती है। कम वर्षा इसी में होती है। इसी में होती है। ठीक है, यहाँ का सम जो गांव है, वृक्ष वनस्पति रहित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जो सम है ना, जैसलमेर का जो सम गांव है, वो इसी में बेटा सम गांव, वो सम
इसी में सम गांव, जैसलमेर का सम गांव, ठीक है। यहाँ सम में, जैसलमेर में, यहाँ जे में क्या है बेटा, वनस्पति नहीं है, ठीक है, वनस्पति नहीं है, वनस्पति नहीं है, ठीक है, वनस्पति नहीं है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, वनस्पति नहीं है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल आप समझ पा रहे हैं, शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जलवायु होगी, वर्षा होगी, यहाँ महामरुस्थल है, बालू का सर्वाधिक है, कम वर्षा होती है इसमें, ठीक है। अब इसकी बात हम आगे बढ़ते हैं, शुष्क मरुस्थल के भागों की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, शुष्क मरुस्थल के भाग, तो कितने भाग है शुष्क मरुस्थल के? 2 भाग है। तो आप बताएंगे शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल के भाग, शुष्क मरुस्थल के भाग पढ़ेंगे, और शुष्क मरुस्थल के भाग में नंबर 1 पढ़ेंगे हम सबसे पहले, बालू का, बालू का मुक्त, बालू का मुक्त प्रदेश है बेटा। ये बालू का जो मुक्त प्रदेश है वो कितना परसेंट है? 41.5% है। अगर शुष्क मरुस्थल का, शुष्क ए और बी 2 पार्ट है, उनमें से अगर मैं बालू का की बात करूँ तो वो कितना 41.5% है। बाकी वो बच गया, वो कौन सा? बालू का युक्त प्रदेश है। ये बालू का मुक्त प्रदेश है, वो बालू का युक्त प्रदेश है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब इस बात को समझिएगा बेटा, इसको डिटेल से, कि देखिएगा इसकी आकृति कैसी है। इस बात को समझे कि 2 पार्ट है भैया, 2 पार्ट है, देखिए इसके 2 पार्ट है यहाँ, ठीक है। तो दोनों पार्टों में देखो, मैं समझा देता हूँ आपको। 2 पार्ट है, बालू का मुक्त, और जो बालू का, यहाँ ले लो आप, दूसरा है बेटा बालू का, बालू का जो युक्त प्रदेश है, युक्त प्रदेश है, ये कितना प्रदेश परसेंट है? तो आप देखो 48.5% है, ठीक है। ये दोनों, दोनों मिला के, इनमें से देखो एक चीज समझो आप, ये दोनों मिलाकर क्या बनता है? शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। अब इनमें एक बात समझनी, क्या समझनी है मेरे भाई? मैं ये बता रहा हूँ कि देखो समझो, इनमें अगर बात करें किसकी, बालू का मुक्त की प्रदेश की, तो बालू का जो मुक्त प्रदेश है वो देखिएगा इस भाग में ऐसे फैला हुआ है, यहाँ ऐसे, यहाँ फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है। बाकी देखिए, खुद आप देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र कैसा है? शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल में, हाँ भाई देखो, अब हाँ, इसकी बात करें बेटा, ये जो क्षेत्र बच गया ना, ये क्षेत्र, ये है बालू का मुक्त है। और इस बालू का मुक्त इसलिए है, ये पथरीला है, ये पथरीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है, ये बड़ा पथरीला मरुस्थल है, ऐसा। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये पथरीला मरुस्थल है, ठीक है। और अगर इसमें देखिए क्षेत्रफल, ठीक है, ये मतलब क्या है कि ये जैसलमेर के पोखरण में, पोखरण, और इधर जोधपुर यानी फलोदी तक फैला हुआ है। और इधर मैं बात करूँ तो ये कहाँ तक फैला हुआ है? बाड़मेर में बालोतरा तक फैला हुआ है ना, ये तो बालोतरा जिला हो गया, ठीक है, बालोतरा तक फैले हुए हैं ये। यहाँ के पत्थर ज़्यादा है, पथरीला क्षेत्र है। क्या है ये? पथरीला क्षेत्र, इसको बोलते हैं बालू का मुक्त प्रदेश, ठीक है। तो बालू का मुक्त प्रदेश को पहले पढ़ेंगे हम, ठीक है। नंबर ए, आगे नंबर ए, बालू का, बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का मुक्त प्रदेश, इसको हम पहले पढ़ेंगे। इसमें बालू का नहीं है, तो बालू का नहीं है तो क्या है फिर? पत्थर है। तो देखो कैसी इसकी आकृति है, वो देखिएगा जैसी इसकी आकृति, यहाँ जैसलमेर से फलोदी के बीच में, और यहाँ बालोतरा के बीच में फैला हुआ है। ये तो है बालोतरा, बालोतरा, ठीक है। और ये है फलोदी, ठीक है। और ये है पोखरण। देखिए पोखरण में सबसे पहले परमाणु, परमाणु अनुसंधान वो क्या नाम, परमाणु परीक्षण किया गया था सबसे पहले, इसलिए इसको शक्ति ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। भारत का शक्ति ग्रह भी कहते हैं इसको, भारत का
शक्ति ग्रह भी कहते हैं इसको, शक्ति ग्रह कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, भारत का शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, और बालोतरा की मैं एक विशेषता बता दूं कि लूनी नदी बालोतरा में जाकर, लूनी नदी बालोतरा के बाद में खारी जाती है, तो लूनी नदी बालोतरा के बाद में खारी होती है, बालोतरा के बाद में खारी होती है लूनी नदी, और बालोतरा के बाद में ये मैदानों में प्रवेश करती है। इसी कारण इसको खारी मिट्टी आदि, खारी आदि मीठी नदी के नाम से जानते हैं कि इसको लूनी नदी। फलोदी की बात करें तो देखो, फलोदी एक राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। चलो, फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, और यहीं पर क्या है, खींचन गांव में, खींचन गांव है ना, खींचन, खींचन गांव में कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं, कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं। और कुरंजा पक्षी राजस्थान में विरह के प्रतीक है ना, इसके प्रतीक है, विरह के प्रतीक है। ये राजस्थान में विरह के, विरह के प्रतीक पक्षी यही है, विरह का प्रतीक है ये पक्षी। ठीक है, ठीक है। तो फलोदी ये जो भाग है ना, ये भाग, इस भाग में क्या है बेटा, यहाँ पथरीला क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, और इस भाग के पोखरण से बालोतरा के बीच में यहाँ पर कटी फटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसको मगरा के नाम से जानते हैं। ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है, इसको मगरा कहते हैं। इन पहाड़ियों को, अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा के नाम से जानते हैं। ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ है, अवशिष्ट, अवशिष्ट पहाड़ियाँ है, अवशिष्ट पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ बालोतरा से लेकर पोखरण के बीच। इन अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहते हैं, मगरा कहते हैं। ठीक है, मगरा के नाम से जानी जाती है अवशिष्ट पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, इन भाग में ये सब भाग क्या है, पथरीला भाग है, पूरा भाग पथरीला है। इस कारण इस मरुस्थल को क्या कहते हैं, हमादा के नाम से जानते हैं। आकृति आपको पूछे तो इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। आकृति इसकी कैसी है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इस मरुस्थल की आकृति त्रिभुजाकार है। कौन से मरुस्थल की, बालू का मुक्त प्रदेश की। ठीक है, यह सारे पर क्या है, पत्थरी पत्थर है, तो इसको हम हमादा के नाम से बोलेंगे। तो मैं लिख के बीच में, ये क्या है, हमादा है, ये हमादा मरुस्थल है। हमादा मरुस्थल का मतलब क्या हो गया, कि पथरीला मरुस्थल है। ठीक है, तो यह मरुस्थल हमादा मरुस्थल है। यहाँ पर देखिएगा एक चीज है, यहाँ हमादा मरुस्थल में सर्वाधिक पत्थर होने के कारण ऐसा, देखो ऐसा है कि यहाँ पर तापमान अधिक है। ठीक है, तापमान, सौर ऊर्जा के तापमान के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा के, हाँ, सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा है, सौर ऊर्जा की संभावना अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, कारण यहाँ, यहाँ सीज का निर्माण किया गया है, सीज। ठीक है, सोलर एंटरप्राइजिंग जोन, सीज का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ राजस्थान सरकार ने इस चीज का निर्माण किया है। ठीक है, तो सोलर एंटरप्राइजिंग जोन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हाँ, तो इस चीज का निर्माण किया है राजस्थान सरकार ने, इसको हमादा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ फैला हुआ, कितने जिलों में फैला हुआ है, 3 जिलों में। कितने जिलों में फैला हुआ है, तो इसका फैलाव की मैं बात करूँ तो इसका फैलाव कितने में, फैलाव 3 जिलों में, 3 जिलों में इसका फैलाव है। कौन कौन से जिलों में, पोखरण, पोखरण कहाँ पड़ता है, जैसलमेर, तो जैसलमेर, बाकी तो बालोतरा जिला हो गया, फलोदी भी जिला ही है, फलोदी खुद जिला हो गया, बालोतरा खुद जिला हो गया। तो 3 जिलों में फैला हुआ है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। और फलोदी क्यों प्रसिद्ध है, किचन गांव के लिए प्रसिद्ध है, ये इसलिए प्रसिद्ध है बालोतरा की लूनी नदी बालोतरा में खारी हो जाती है। ठीक है, और लूनी नदी मैदानों में भी देखो यही प्रवेश, लूनी नदी मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है, अब भी बताओ, बालोतरा मैदानों में प्रवेश, जब ये लूनी नदी मध्य रावली से आती है तो मैदानों में जब प्रवेश करती है, वो बालोतरा में प्रवेश करती है। ये क्यों प्रसिद्ध है, ये राजस्थान का शक्ति, भारत का शक्ति ग्रह कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे पहले परमाणु क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था। ठीक है, और यहाँ पत्थर होने के कारण इसको क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, उन पहाड़ियों को हम किस नाम से जानते हैं, मगरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था बालू का मुक्त प्रदेश, जो कितना परसेंट था, टोटल
शुष्क मरुस्थल का 41.5%। ठीक है, ठीक है, ये था बालू का। ठीक है, अब बालू का के बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो दो बताए मैंने, ये दो क्षेत्र हैं, बालू का मुक्त और ये क्या है, बालू का युक्त। अब हम पढ़ेंगे बालू का युक्त आयोग। अब बालू का युक्त पढ़ेंगे, बी पार्ट, बी पढ़ेंगे बालू का। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, देखो एक चीज और बता दूं उसमें, किसमें, उसी में, किसमें, बालू का, बालू का जो मुक्त प्रदेश पढ़ रहे थे ना, उसमें एक चीज और याद करना आप, मुक्त में एक चीज और याद करना आप, क्या, एक लाठी श्री क्षेत्र है, लाठी श्री, वो याद रखना आपको, क्योंकि ये पूछता आपको पोखरण से मोहन, वहाँ पोखरण है ना, देखो ये पोखरण, ये पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में, यानी पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में एक लाठी श्री क्षेत्र है, वो भी आपको ध्यान रखना है, इसी का पार्ट है बालू का मुक्त का ही। तो बालू का मुक्त में एक चीज और पढ़ लेते हैं हम, देखो बालू का मुक्त में एक चीज पढ़ते हैं हम, लाठी श्री क्षेत्र, ये लो लाठी श्री क्षेत्र है, ये आप, ये पट्टी है, इस पट्टी में देखो ये लाठी श्री क्षेत्र पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इसी में हम क्या पढ़ रहे हैं, लाठी श्री क्षेत्र। ठीक है, लाठी सीरीज, लाठी श्री क्षेत्र है ना, ये बहुत मस्त है, ये मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में, पोखरण के बीच, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में लाठी श्री क्षेत्र है। ये देखो लाठी श्री क्षेत्र को क्या है कि मीठा पानी है, देखो मरुस्थल में पीने के लिए पानी नहीं है, बट यहाँ ऐसा पाया जाता है कि पानी है, मीठा पानी है, तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है लाठी श्री, देखो लाठी श्री के बारे में कहा जाता है कि हो सकता है कि लाठी श्री सरस्वती नदी का अवशेष हो, ऐसा माना जाता है। तो देखो सरस्वती, सरस्वती नदी का अवशेष, इसे सरस्वती नदी का अवशेष कहते हैं, या मीठा पानी पाया जाता है। ठीक है, सरस्वती नदी का अवशेष है, इसे भूगर्भित जल पट्टी के नाम से भी, भूगोलवेताओं ने कहा कि भूगर्भित जल पट्टी है, और भूगोलवेताओं ने यह भी कहा कि ये ऐसा है कि दो प्लेटों की मध्य की भूमि है, दो प्लेटों की मध्य की भूमि है, उसको क्या क्या नाम दिया गया, देखो दो प्लेटों की मध्य की भूमि, दो प्लेटों की मध्य की भूमि, मध्य की भूमि, दो प्लेटों की मध्य की भूमि भी कहा गया इसको, और इसको क्या कहा गया कि एक भूगर्भित जल पट्टी है, भूगर्भित, भूगर्भित जल पट्टी है, भूगर्भित जल पट्टी है, इसको भूगर्भित जल पट्टी भी कहा गया है। और यहाँ पर जैव विविधता अधिक, देखो पानी है तो यहाँ जैव विविधता है, क्योंकि यहाँ इसके चारों में घास, हरा 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 भरा क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो जैव विविधता के कारण पानी, देखो पानी के चारों ओर जो घास होता है, ठीक है, जैसे लूनकरसन जो झील है बीकानेर में, कोलाई झील है, इनमें क्या है कि पानी है, झील है, झील के चारों ओर क्या है, हरा भरा क्षेत्र है, उसको भी क्या कहते हैं, नकलिस्तान कहते हैं। तो इसको भी एक नकलिस्तान की संज्ञा दी गई है जैव विविधता के कारण, जैव विविधता, जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के कारण इसे, इसे मरुस्थल का, मरुस्थल का नकलिस्तान, मरुस्थल का नकलिस्तान कहते हैं, नकलिस्तान कहते हैं। ठीक है, और ये देखो मरुस्थल में पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, मरुस्थल में, मरुस्थल में पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण है, मरुस्थल में पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इतने नाम दिए गए इसको कि मरुस्थल के पारिस्थितिकी का उदाहरण है, जैव विविधता के कारण इसको नकलिस्तान कहते हैं, भूगर्भीय जलपट्टी है, दो प्लेटों की मध्य भूमि है, सरस्वती नदी का अवशेष भी माना गया है, और अगर मीठा पानी है तो इसके पास में क्या हुआ, देखो समझने की कोशिश करना, इसके पास में है ना, पास में जस्ट इस पट्टी के थोड़े आगे, यहाँ देखो ये एक नलकूप है, अब बताओ इसमें पानी मीठा है तो इसमें भी मीठा पानी आएगा, तो इस नलकूप में इतना मीठा पानी है और इतना भयंकर खतरनाक पानी खूब है, इस नलकूप का नाम क्या है, इस नलकूप का नाम है चंदन, तो चांदन भी कहते हैं इसको, चांदन
नलकूप। ये चांदन नलकूप है, इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम याद रखिए, इसका वास्तविक नाम चौहान है। इसका वास्तविक नाम क्या है? चौहान है। कहाँ है ये सारी बातें? कहाँ की हो रही है? जैसलमेर की हो रही है ना, ठीक है। तो अब देखिए इसको और क्या कहते हैं? इसे मरुस्थल का, इसे मरुस्थल का, ठीक है, क्या कहते हैं? रेगिस्तान का। देखो एक तो है, देखो मैं दो चीज बताऊँ आपको, एक तो है जल महल, ठीक है, एक तो है जल महल, और एक मरुस्थल का थारकागढ़ा, ठीक है। तो इसको मरुस्थल का जल महल कहते हैं, क्या? ठीक है, जल महल, थारकागढ़ा, ठीक है, एक थारकागढ़ा है, यही है वो थारकागढ़ा, ठीक है, थार का, थारकागढ़ा। एक जल महल की बात मैं करूं, अगर गढ़ा पूछे तो ये बताना है, और जल महल की और बात करेंगे तो वो आगे मैं लिख दे दूंगा, नोट में अगले पेज पे लिख दूंगा। तो वो कौन? बटाड़ू का कुआ बाड़मेर में है, वो जल महल है मरुस्थल का। ये क्या है? मरुस्थल का थार का गढ़ है, ठीक है, उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका वास्तविक नाम क्या है? चौहान है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। अब सुनो, इसी के तो इसी पट्टी के थोड़ा आगे देखिए, एक चीज और यहाँ पर, ये आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। आकलवुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, यार लकड़ियों का एक क्या है? पार्क है, ठीक है। बहुत पुरानी लकड़ियां हैं, जुरेशियन काल की लकड़ी है, ठीक है। तो वहाँ जुरेशियन काल के अवशेष मिलता है उन पार्क से, तो उस आकलवुड फॉसिल पार्क नाम दिया गया, आकलवुड फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क है, यहीं पर आकलवुड फॉसिल पार्क है, जहाँ से जुरेशियन काल के अवशेष मिले। डायनासोर भी की उत्पत्ति भी जुरेशियन काल की है, तो देखो जुरेशियन, जुरेशियन काल, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब पढ़ते हैं तो गोंडवाना लैंड का विभाजन भी ज्यूरेशियन काल में हुआ था। तो ज्यूरेशियन काल के अवशेष यहाँ मिलते हैं, ज्यूरेशियन काल के अवशेष, ठीक है, अवशेष मिले यहाँ, ज्यूरेशियन काल के अवशेष मिले, ये आप ध्यान रखिए। ज्यूरेशियन काल के अवशेष मिले कहाँ से? आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है, ठीक है, यहीं से, यही चांदा नलकूप है। और मेरे भाई एक चीज और बता दें आपको, देखो इसके सहारे सारे, इसके सारे सारे बेटा कौन सा घास है? सेवन घास है। कौन सा घास है? सेवन घास, जो बहुत पौष्टिक घास है। इसके सारे सारे, ये जो घास है, ये जो घास, एक जो घास की जो पट्टी है, ये कौन सा घास है? सेवन घास है। कौन सा घास है? सेवन घास है, ये सेवन घास है। और सेवन घास एक पौष्टिक घास है, पशुओं के लिए पौष्टिक घास है, पौष्टिक घास है। और इस पौष्टिक घास का जो स्थानीय नाम है, स्थानीय स्थानीय नाम है, इसका स्थानीय नाम लिलोंग है। क्या नाम है? लिलोंग है। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें वो थोड़ा अलग है, वैज्ञानिक नाम पूछे तो लसियुक सिडिकस, वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, लसियुक सिडिकस। इसकी लस्सी बनाओ अगर पौष्टिक है तो, ठीक है, लस्सी युक्त, लस्सी सिडिकस, लस्सी सिडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। पौष्टिक घास है। यहाँ पर गोडाउन पक्षी क्या देता है? अंडा देता है, ठीक है। तो गोडाउन पक्षी अंडा देता है, देखो इतनी बात ध्यान रखना है इसके बारे में, किसके ये बात सारी किसके बारे में? लाठी से इसके बारे में, ये बात बताई मैंने पूरी चंदन नालको के बारे में, ये बताई किसके? आकड़गुड़ू फसल पार्क के बारे में, ये सेवन घास के बारे में। सेवन घास का ये पौष्टिक घास है, स्थानीय नाम इसका लिलोन है, वैज्ञानिक नाम लस्सी सडिकस है। यहाँ पर गोडाउन पक्षी क्या देता है? अंडा देता है, इसी कारण सेवन घास को क्या कहते हैं? वो आगे लिख रहा हूँ मैं, नोट में एक बात ध्यान रखिए, सेवन घास को, सेवन घास को, सेवन घास को गोडाउन पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडाउन पक्षी, गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन स्थली, स्थली कहते हैं, यहीं पर अंडे देता है, ठीक है, प्रजनन स्थली कहते हैं। और सेवन घास से का नाम मैंने बता दिया, सेवन घास को क्या कहते हैं? अब देखिए गोडाउन पक्षी, गोडाउन गोडाउन पक्षी
राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो मैंने सारी चीज़ पढ़ाई है, ठीक है। राजस्थान के परिचय में इसके बारे में सारी बातें बताई, कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है सर्विला पक्षी, इसको हुकना के नाम से जानते हैं, मारमोरली भी कहते हैं, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सारी चीज़ें बताई हुई है राजस्थान के परिचय में, ठीक है। अब मैं एक नोट में वो लिख रहा हूँ, थार का या मरुस्थल का जल महल, रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाड़ू, बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू का कुआं कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में, ये भी, यहाँ भी पानी क्या है? मीठा पानी है और बहुत मात्रा में पानी है, तो इससे क्या कहते हैं? इसको जल महल कहते हैं, बटाड़ू के कुओं को, ठीक है। तो ये तो भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो बालू का, हम पढ़ रहे थे बालू का मुक्त प्रदेश, ठीक है। दो प्रदेश है शुष्क मरुस्थल के, बालू का मुक्त प्रदेश और बालू का युक्त प्रदेश। बालू का मुक्त प्रदेश हमने पूरा पढ़ लिया। बालू का मुक्त प्रदेश की आकृति कैसी है, ठीक है, सारी बात बता दी। ये फैलाव 3 जिलों में है, ठीक है। इसके बाद में हम बात की थी बालू का मुक्त प्रदेश में लाठीश्री क्षेत्र ध्यान रखना, लाठीश्री के साथ में ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में ये कुछ नोट लिखे हैं। अब हम पढ़ने वाले मेरे भाई आगे, ये बालू का मुक्त प्रदेश पूरा हो गया, तो ये बालू का मुक्त प्रदेश। अब बात करेंगे बी की, बालू का, बालू का युक्त प्रदेश 48.5% है, ठीक है, शुष्क मरुस्थल का, ठीक है। और देखिएगा, इसकी बात करें तो बालू का जो युक्त प्रदेश है, इसमें देखो बात, ये यहाँ यहाँ बालू का, बालू का अधिक है, बालू की अधिक है, इसी कारण यहाँ पर क्या बनते हैं? बालू का स्तूप बनते हैं। यहाँ बालू का स्तूपों का, स्तूपों, बालू का स्तूप मतलब टीले, टीलों का क्या होता है? निर्माण होता है, निर्माण होता है। बालू का टीलों का निर्माण होता है, या सबसे ज्यादा बालू का टीले यही बनते हैं, बालू का स्तूप इसी प्रदेश में बनते हैं, ठीक है। कौन से में? बालू का मुक्त प्रदेश में। अब क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो देखो क्यों बनते हैं। देखो चलो मैं पूरी बात लिख देता हूँ। बालू का जो स्तूप है ना, बालू का स्तूप है, स्तूप मिट्टी के अपरदन, मिट्टी के अपरदन, अपरदन का मतलब कटाव, मिट्टी के अपरदन, कटाव किससे? हवा से, वायु द्वारा कटाव, ठीक है, वायु द्वारा कटाव से होता है। मिट्टी के अपरदन व निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। एक स्थान से कट रही है हवा के द्वारा, दूसरे स्थान पे जम रही है, तो वो बालू का स्तूप बनेंगे, ठीक है। तो बालू, कटाव, निक्षेपण या जमाव, जमाव का ही एक प्रतिफल है, इसी के द्वारा बालू का स्तूप बनते हैं। बालू का स्तूप बनने का कारण क्या है? अब बालू का स्तूप कब बनते हैं, ठीक है, तो देखो कब बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो बालू का स्तूप, बालू का स्तूप बनने के लिए, बनने के लिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। एक तो अवरोध का होना बहुत जरूरी है, अवरोध होना चाहिए, अवरोध होना चाहिए। बिना अवरोध के बालू का स्तूप नहीं बनेगा। अवरोध का मतलब होता है जैसे हवाएं, ये हवाएं बह रही हैं, हवाएं अपने साथ में बालू का स्तूप, हवा मिट्टी को लेके जा रही है, तो यहाँ अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र अवरोध नहीं मिला, ये पहाड़ी क्षेत्र का अवरोध, ठीक है, नहीं मिला, तो मेरे भाई देखो पहाड़ी क्षेत्र मिलना चाहिए यहाँ पर, या फिर इनको कुछ वनस्पति मिलनी चाहिए या पेड़ पौधे मिलने चाहिए, इसका अवरोध होना चाहिए। ये हवा है, हवा के द्वारा मिट्टी ली जाती है, और ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, या पर्वत क्षेत्र है, तो बीच में इनका अवरोध होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? बीच में अवरोध होना जरूरी, अवरोध होगा तब ये क्या बनेगा? बालू का स्तूप बनेगा। तो अवरोध का होना बहुत जरूरी है, तब बालू का स्तूप बनेंगे। एक कंडीशन है कि हवा का तीव्र वेग होना चाहिए, ऐसा नहीं हवा धीरे धीरे चले तो मिट्टी उठेगी नहीं, हवा का वेग क्या होना? तीव्र होना चाहिए, तो हवा वेग तीव्र होना चाहिए। देखो हवा का
हवा का वेग क्या होना चाहिए? तीव्र। हवा का वेग तीव्र होना चाहिए और अवरोध का होना बहुत जरूरी है, तब बालू का स्तूप बनेंगे। तो बनने के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है। कब बनते हैं? हाँ, तो कब बनते हैं? तो देखो बनते कब कब बनते हैं, कब बनते हैं? तो ध्यान देखिए कब बनते हैं। आपको पूछिए राजस्थान में बालू का स्तूप कब बनते हैं, तो आप बताएंगे मार्च से जुलाई के बीच में बनते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कब बनते हैं? मार्च से जुलाई के बीच, क्योंकि यहाँ पर हवाएं चलती है इस समय राजस्थान में क्या चलती है? हवाएं चलती है। और राजस्थान में जो हवाएं चलती है जो मरुस्थल में, उन हवाओं को किस नाम से जानते हैं? देखो राजस्थान में चलने वाली गर्म शुष्क गर्म हवाओं को किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लू। तो इस मरुस्थल में जो हवाएं चलती है उसको किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। और इस लू, ये कौन सी हवा है? लू है। लू की दिशा कौन सी है? आपको पूछे कि लू की क्या दिशा है, तो अगर लू की दिशा पूछे तो कैसी है कि लू हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। कैसे चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। लू की दिशा पूछे तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, चलने वाली शुष्क भरी हवाओं को लू कहते हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, तो मार्च से जुलाई के बीच में सबसे ज्यादा क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? बालू का स्तूप बनते हैं। अब तो राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में बनते हैं। लेकिन सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? जोधपुर में। जोधपुर ऐसा जिला है जहाँ पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के सभी प्रकार के बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप तो बनते हैं कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में सबसे सर्वाधिक बनते हैं, सॉरी, सभी प्रकार के बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? तो सबसे ज्यादा, सबसे सबसे अधिक बालू का स्तूप, सबसे अधिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, सबसे अधिक बालू का स्तूप, तो सबसे अधिक बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? तब आप बताएंगे जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा बनते हैं और सबसे सभी प्रकार के बनते कहाँ? जोधपुर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बालू का स्तूप, बालू का मुक्त प्रदेश में बालू का स्तूप, बालू का अधिक है और यहाँ बालू का स्तूप सर्वाधिक बनते हैं। बालू का स्तूप बनने के लिए मिट्टी का अपरदन होना, मिट्टी का निक्षेपण होना बहुत जरूरी है और एक अवरोध का होना और हवा का तेज होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हवा चलती है, वो लू चलती है, जिनकी दिशा मैंने बता दी पश्चिम से पूर्व है। कब कब बनते हैं? सर्वाधिक मार्च से जुलाई के बीच में बनते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं जोधपुर में और सभी ज्यादा कहाँ बनते हैं? तब बताएंगे जैसलमेर में। तो ये थे बालू का मुक्त प्रदेश, ये ठीक है। अब बालू का मुक्त प्रदेश में आगे चलो, देखो प्रमुख बालू का स्तूप कौन कौन से राजस्थान में है उसकी बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख बालू का स्तूप कौन कौन से प्रमुख बालू का स्तूप है राजस्थान में? तो देखो करो बात अभी। राजस्थान में, राजस्थान के प्रमुख बालू का स्तूप, राजस्थान के प्रमुख बालू का बालू का स्तूप, पॉइंट वही है अभी। ठीक है, प्रमुख बालू का स्तूप। अब राजस्थान में प्रमुख बालू का स्तूप पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने होंगे इसके। तो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। पहले क्या महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट तथ्य है वो पहले हम देखते हैं, बाद में बालू का स्तूप बनाएंगे। कौन कौन से बालू का स्तूप बनेंगे ये सारी बात हम करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये लो, देखिए ऐसा है, ये जो बालू का स्तूप है, लंबे बालू का स्तूप को राजस्थान में ढोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजस्थान में ढोल क्या चीज है इस बात को समझे आप। क्या है ढोल? ढोल क्या है? लंबे लंबे बालू का स्तूप, लंबे बालू का स्तूप, स्तूप को क्या कहते हैं? ढोल कहते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई ऐसा है, देखो इस बालू का स्तूप के जो ऊपर जो एक परत पाई जाती है मिट्टी की, बालू का स्तूप के ऊपर एक जो परत पाई जाती है मिट्टी की, उसको किस नाम से जानते हैं? उर्मिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उर्मिका। तो बालू का उस स्तूप के ऊपर एक पाई जाने वाली परत को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताओ। उर्मिका के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उर्मिका। बालू का स्तूप के ऊपर पाई जाने वाली परत, ऊपरी परत, ऊपरी परत को, ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत को क्या कहते हैं? उर्मिका, उर्मिका कहते हैं, उर्मिका कहते हैं। दो बालू का स्तूप के बीच के स्थान को किस नाम से जानते हैं? तो दो बालू का स्तूप के बीच के स्थान को अभिनति के नाम से जानते हैं। ये दो बालू का स्तूप है, इन दोनों के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं?
बीच स्थान को अभिनति कहते हैं। बीच स्थान को क्या कहते हैं? अभिनति। अभिनति, दो बालू का अभिनति कहते हैं, ठीक है। अभिनति कहते हैं, दो बालू का स्तूप के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अभिनति के नाम से जानते हैं, ठीक है, अभिनति कहते हैं। और मेरे भाई देखिए, अगर इन बालू का स्तूप के बीच में, दो बालू का स्तूप के बीच में, अगर दो बालू का स्तूप के बीच में यदि अगर कोई रास्ता है, पशुओं का नाश्ता है, ये पशुओं का जो रास्ता हो, उसे कोरबा के नाम से जानते हैं। कोरबा या घासी, कोरबा या घासी के नाम से जानते हैं, घासी कहते हैं। पशुओं का जो रास्ता है, ऊँटों का जो रास्ता मुख्य रूप से ऊँटों का होता है, ठीक है, ऊँटों के लिए ऊँटों का रास्ता है। इस ऊँटों के जो रास्ता है उसको क्या कहते हैं? कोरबा या घासी के नाम से जानते हैं। कोरबा एक विहंग और कोरबा एक गार्ज भी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब ऊपर गिरती है, कहाँ पर गिरती है? अरुणाचल प्रदेश में, ऊपर से नीचे, तो एक गार्ज खड्डे का निर्माण करती है, उस खड्डे का नाम गार्ज, उस गार्ज का नाम है कोरबा गार्ज, ठीक है। तो वो भी एक अलग चीज है। अब देखिए मेरी बात सुनो इसके बाद में। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र है, अगर दो बालू का स्तूप के बीच में मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलोगे बालसन। मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तब आप बताएंगे सर बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन, बालसन कहते हैं। दो बालू का स्तूप के बीच में मैदानी क्षेत्र को बालसन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखो, अगर मान लो दो बालू का स्तूप के बीच में, दो बालू का स्तूप के बीच की जो नीचे की भूमि है, तली, इस नीचे की भूमि को क्या कहते हैं? नीचे की भूमि को क्या कहते हैं? तली कहते हैं। क्या कहते हैं? तली, तली कहते हैं। नीचे की भूमि को क्या कहते हैं? तली कहते हैं। और इस तली में, इस तली में, इस तली में वर्षा का जो पानी बढ़ता है, तली में वर्षा का जो पानी बढ़ता है, वर्षा के पानी से जो अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, जिसे हम रन या टाट के नाम से जानते हैं। अस्थायी झीलों का क्या होता है? निर्माण। अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। देखो, अस्थायी झील बनती है तो उनको देखो, रन या टाट क्या है वो थोड़ा बता दो। रन या टाट में, झील में क्या फर्क है? रन और टाट का तो मतलब होता है, देखो, दलदली भाग। मैं दोनों चीज बताता हूँ। अस्थायी झील को कहते हैं राजस्थान में मरुस्थल में पलाया। क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। वो पलाया झील होती है। और अगर यही बात हो कि पलाया दलदली भाग होता, मेरे भाई थोड़ा दलदली भाग होता है यहाँ पर, ये जो दलदली क्षेत्र है, यहाँ जो दलदली क्षेत्र है, उस दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? यहाँ जो दलदली क्षेत्र बन जाता है, मान लो झील खत्म हो रही है, पानी भर रहा है तो झील होगी। फिर जैसे जैसे झील खत्म होने जा रही है, वो दलदली क्षेत्र बच गया, उस दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? रन या टाट कहते हैं। क्या कहते हैं? रन कहते हैं। रन या क्या कहते हैं बेटा? टाट। रन या टाट कहते हैं। रन या क्या कहते हैं? टाट कहते हैं। टाट कहते हैं, ठीक है। दलदली क्षेत्र को रन या टाट कहते हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र कौन सा? थोब है। कौन सा? थोब, बाड़मेर में, ठीक है। थोब जो रन है ना, रन, मैं आगे रन पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल मैं एक नोट में यहाँ लिख रहा हूँ, नोट। देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा रन, राजस्थान का राजस्थान का सबसे बड़ा रन, सबसे जो बड़ा रन है, सबसे बड़ा जो रन है वो कौन सा है? थोब है। कौन सा है? थोब। ये थोब कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। थोब बाड़मेर में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा रन कौन सा है? कच्छ का रन है। कौन सा रन है? कच्छ का रन। और भी रन पढ़ाऊंगा मैं, पोखरण रन है, सारे रन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा रन कौन सा है? थोप, बाड़मेर में। भारत का सबसे बड़ा रन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रन भारत का सबसे बड़ा रन की बात करें, बड़ा रन कौन सा है, तब आप बताएंगे कच्छ का रन। कौन सा है? कच्छ का कच्छ का रण है। कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा वायुमंडल रिजर्व भी है, ठीक है। वायुमंडल रिजर्व भी है कच्छ का रण, गुजरात में पड़ता है। अब बात हम कर रहे थे किसकी? और आगे देखो बेटा, यहाँ पर जो अगर दलदली भाग है, यहाँ पर अगर कृषि की जाती है, यहाँ जो कृषि की जाती है, यहाँ तो कृषि की जाती है, इस दलदली क्षेत्र में कृषि की जाती है। उस कृषि को किस नाम से जानते हैं?
तो खड़िन के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? खड़िन के नाम से। खड़िन, खड़िन के नाम से जानते हैं। खड़िन, खड़िन कृषि की शुरुआत सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। यह बात आप ध्यान रखिए, पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। ठीक है, ठीक है। इस खड़िन कृषि की सबसे पहले शुरुआत की थी पालीवाल ब्राह्मणों ने। खड़िन कृषि, देखो खड़िन एक कृषि भी है। खड़िन एक वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत, परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत है ना, क्या विधि भी है। वर्षा संरक्षण की विधि भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो आएंगे हम। ठीक है, तो खड़िन क्या है? एक कृषि, पालीवाल जैसलमेर की पालीवाल ब्राह्मणों ने स्टार्ट की थी। ठीक है, खड़िन है जैसलमेर के, जैसलमेर के पालीवाल, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने, पालीवाल ब्राह्मणों ने, पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या की थी? शुरुआत। इसकी शुरुआत करने वाले जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण थे। ठीक है, तो यहाँ देखो, ऐसा मेरी, देखो अब इतना ध्यान रखना आपको कि हम मरुस्थल के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। मरुस्थल तो पढ़ेंगे, सॉरी, मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप को पढ़ेंगे। उस बालू का स्तूप से पहले ये बात ध्यान रखनी है कि लंबे लंबे बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? ढोल कहते हैं। ऊपर पाई जाने वाली परत को क्या कहते हैं? उर्मिका कहते हैं। बीच में मैदानी क्षेत्र पाया उसको बालसन कहते हैं। और इस दो बालू का स्तूप के बीच के नीचे के भाग को क्या कहते हैं? तली कहते हैं। इसी तली में अगर वर्षा का पानी भर जाता है तो अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लो दलदली क्षेत्र बन जाता है धीरे धीरे, तो आगे क्या कहते हैं? रनिया टाट कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा रण कौन सा है? थोब है। भारत का कौन सा है? कच्छ का रण है। और यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? खड़िन करती है। खड़िन एक वर्षा जल संरक्षण की विधि, मैं आगे लिखाऊंगा वो चीज। खड़िन एक वर्षा जल संरक्षण की विधि भी है। खड़िन वर्षा, खड़िन वर्षा जल संरक्षण की विधि भी है। वर्षा जल संरक्षण की विधि है। जल संरक्षण की क्या एक विधि भी है। कैसे इससे पानी रोका जाता है, वर्षा का पानी कैसे सुरक्षित किया जाता है, वो एक विधि भी है, वर्षा जल संरक्षण विधि। ठीक है, तो अगर, हाँ ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? खड़िन के नाम से जानते हैं, जो जैसलमेर की पालीवाल ब्राह्मणों ने स्टार्ट की थी। ठीक है, और जो पशुओं का जो रास्ता होता है मुख्य रूप से ऊँटों का होता है, तो उसको कोरबा और घासी के नाम से जानते हैं। और दो बालू का स्तूप के बीच को क्या ना कहते हैं? अभिनति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थे बालू का स्तूप का कॉन्सेप्ट। और अब एक एक राजस्थान की बालू का स्तूप पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले राजस्थान का एक नंबर बालू का स्तूप लेते हैं हम, जिसका नाम हम नंबर 1 लगा दो आप। ठीक है, प्रमुख बालू का स्तूप, प्रमुख है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। तो प्रमुख बालू का स्तूप में नंबर 1 लगा दो आप। ठीक है, 5-10 पढ़ेंगे कम से कम, 5-7 तो हम पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बरखान, या धरियन, कोई सा पढ़ लो, आपको अच्छा लगे जो पढ़ लो। बरखान, पहले कोई से पढ़ लो। बरखान की बात करते हैं। बरखान जो बालू का स्तूप है, इसकी बात मैं करता हूँ। बरखान की जब बात करता हूँ, बरखान कैसे होता है बेटा? बरखान की आकृति होती है ऐसे अर्धचंद्राकार। कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है ऐसी। ऐसे बरखान की आकृति होती है अर्धचंद्राकार। ये ऐसे, जैसे हवा इधर से चल रही है, ठीक है, हवा ये चल रही है, ऐसे इसकी आकृति बन जाती है बरखान। ठीक है, मिट्टी उठ उठ के ऐसे फैल जाती है। ठीक है, ये हवाएं, तेज हवाएं चलती है। आकृति कैसी इसकी? अर्धचंद्राकार। कैसी है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। राजस्थान की कौन से जिले की आकृति अर्धचंद्राकार है? तो वो तो कौन सी है जिले की आकृति अर्धचंद्राकार है? सीकर जिले की। कौन सी है? सीकर जिले की। तो अर्धचंद्राकार आकृति है। ठीक है, ये शेखावाटी प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, बरखान। ठीक है, शेखावाटी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो बरखान देखिए, ये गतिशील ज्यादा है। एक तो गति, बहुत स्पीड गति है। ये नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं, नुकसानदायक है। गतिशील है, एक तो ये गतिशील है, गतिशील है। और ये क्या, एक नुकसानदायक है, नुकसान पहुंचाते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, शेखावाटी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। शेखावाटी में, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हालांकि राजस्थान के सभी जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक पाए जाते हैं। शेखावाटी में सर्वाधिक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। शेखावाटी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पाए सभी जगह जाते हैं, लेकिन शेखावाटी में ज़्यादा पाए जाते हैं। और देखिए, ये बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, गतिशील बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अर्धचंद्राकार की आकृति है। और ये देखो, चूरू के पालेरी और भालेरी में, चूरू के पालेरी, पालेरी व भालेरी में, भालेरी में अपना पालेरी और भालेरी में स्थायित्व ले चुके हैं।
स्थायी, स्थायी तो लिख दो या स्थायी हो चुके हैं या परमानेंट हो गए, स्थायी हो गए, क्योंकि ये बने, इनके ऊपर वनस्पति आ गई, वनस्पति आने से परमानेंट बन गए। अब ये छेड़खानी नहीं होती इनके साथ में, हवा कितनी आओ अभी हटेंगे भी नहीं, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं, और देखो, और पाए जाते हैं ये पोखरण में, लोन कर्णसन बीकानेर में ज़्यादा पाए जाते हैं, और बीकानेर के लोन कर्णसन, लोन कर्णसर, लोन कर्षण में देशमुख बीकानेर भी पाए जाते हैं। यहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। देश लूण कर्ष बीकानेर, देशमुख बीकानेर, पालेरी भालेरी, इनमें तो ये स्थायी हो गए। चूरू वाले को तो स्टार रखो, यहाँ तो परमानेंट ही हुए, ठीक है। शेखावाटी में ज़्यादा पाए जाते हैं, नुकसानदायक है, गतिशील है, आकृति मैंने लिख दिया, आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार है। तो ये थे बरखान बालू का स्तूप जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और बाकी बालू का स्तूप हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। ओके, कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख बालू का स्तूप आगे, ठीक है।